हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और एक बार जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाइए। सब कुछ क्लियर है, आवाज वगैरह जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भाई। सबको नमस्कार नमस्कार, सबको नमस्कार भाई। बिल्कुल भाई, प्रवीण भाई बहुत बढ़िया। खटाना जी, सबको मेरा नमस्कार। और एक बार जल्दी से कमेंट कर दो भैया, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी पिछली क्लास तक जो टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक का जो नाम था वो तो हमारा टिश्यू ऊतक वाला चैप्टर चल रहा है। और उसी का एक क्लास और हम आज लगा रहे हैं। तो ऊतक में बिल्कुल हम सबसे पहले पादप ऊतकों के बारे में बात कर रहे थे, और जहां तक मेरा मानना है कि उसका आज पादप ऊतकों की लास्ट क्लास होनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं जहां से हम चीजों को पढ़ रहे थे। दोस्तों, आप एक बार ये क्लियर कर लो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ऊतकों को हमने दो भागों में बांटा था। देखिए, एक बार थोड़ी सी बात सुन लीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं। ऊतकों को स्टार्टिंग में हमने दो भागों में बांटा था। अच्छी अच्छी चीजें याद करो, जहां से वास्तव में क्वेश्चन बनता है वो शब्द याद करिए। आलतू फालतू की ज्यादा चीजें मत पढ़िए। सबसे पहली चीज, ऊतक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, विभजूतक। विभजूतक का मतलब होता है जिन कोशिकाओं में सेल डिवीजन की क्षमता पाई जाती है, कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है, वो होते हैं विभजूतक। जो विभजूतक थे वो हमने मेनली तीन प्रकार के पढ़े थे। शीर्षस्थ विभजूतक, पार्श्वीय विभजूतक, और एक था अंतर्वेशी विभजूतक। ये हमने तीन प्रकार के विभजूतक पढ़ लिए थे। उसके बाद दूसरे प्रकार का जो ऊतक था वो था स्थायी ऊतक। दोस्तों, स्थायी ऊतक का मतलब है स्थायी ऊतक की जो कोशिकाएं होती है उनमें सेल डिवीजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। उनको हमने नाम दिया था स्थायी ऊतक। अब स्थायी ऊतक जो है दोस्तों, स्थायी ऊतक जो है इनको हम तीन भागों में बांट रहे थे। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सरल स्थायी ऊतक, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये हमने पिछली क्लास में सरल ऊतक पढ़े थे। तीन प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। मैंने बिल्कुल बहुत ज्यादा चीजें आपको वो नहीं करवाई है, ज्यादा फंसाने की कोशिश नहीं करी है। जहां से वास्तव में क्वेश्चन बनते हैं और जो शब्द याद करने हैं ना, वो करनी है। सीधी सी कहानी ये है। इस पादप ऊतक वाले चैप्टर में से मैं बार बार आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जितना मैं बोलूं उतना याद करिए। सबसे पहले विभजूतक के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा, फिर उसके बाद में विभजूतक के तीन प्रकार, शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतर्वेशी। इसके बाद में स्थायी ऊतकों पे आ जाइए। स्थायी ऊतकों में तीन ये हो गए सरल स्थायी ऊतक में, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर है? और उसके बाद में आज हम चालू करेंगे जटिल ऊतक। शायद मेरे हिसाब से और आपने आपके जीवन में ऊतकों में से सबसे ज्यादा कोई नाम सुना है तो वो नाम सुना है जाइलम और फ्लोएम। जी, मेरा यह मानना है कि आपने अगर ऊतकों में से आज तक सबसे ज्यादा नाम कोई सुना है तो शायद मैंने और आपने और सभी भाइयों ने जो नाम सुना है वो नाम आपका जाइलम और फ्लोएम है। और मैं ये भी कहूंगा कि वास्तव में जाइलम और फ्लोएम से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसी बात नहीं क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैं कहूं कि क्वेश्चन जाइलम और फ्लोएम से ही पूछे जाएंगे। जहां तक है जर्नल साइंस का मतलब है जाइलम और फ्लोएम। तो दोस्तों, हम स्थायी ऊतक पढ़ रहे हैं। पहले तो यह क्लियर कर लीजिए, स्थायी ऊतक का मतलब है जिन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है।
उनको हम स्थायी ऊतक बोल रहे हैं। अब सर इनको तो आपने बोला सरल स्थायी ऊतक और इनको आप बोल रहे हो जटिल स्थायी ऊतक, ऐसा क्यों? समझिए भाई, सर इनको तो आपने सरल स्थायी ऊतक बोला है और इनको आप बोल रहे हो जटिल स्थायी ऊतक। है तो स्थायी ऊतक, लेकिन जटिल क्यों बोल रहे हो आप इनको? सुनो आराम से भैया, सरल स्थायी ऊतक का मतलब है जहां पर एक जैसी कोशिकाएं भाग लेती है, एक समान कोशिकाएं भाग लेती है। यहां पर एक समान कोशिकाएं भाग लेती है। आराम से सुनो, आराम से सुनो। सरल सरल स्थायी ऊतक, दोस्तों सरल स्थायी ऊतक में एक जैसी कोशिकाएं भाग लेती है। जैसे ये हमारा पेरेनकाइमा है, इसमें एक जैसी कोशिकाएं रहेंगी। कोलेनकाइमा है, इसमें एक जैसी कोशिकाएं रहेंगी। स्क्लेरेनकाइमा है, इसमें एक जैसी कोशिकाएं रहेंगी। कहने का मतलब सरल स्थायी ऊतक में एक समान कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे ऐसे कह दो जैसे हमें, तो ऐसे समझ लो कि हमारे अंदर एक जैसी कोशिकाएं हैं। जैसे मान लीजिए कोई दूसरी चीज है, उसमें एक जैसी कोशिकाएं हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया सरल स्थायी ऊतक। जी विनोद जी, वैलिडिटी बढ़ा देंगे विनोद जी। एक मैसेज दोबारा नहीं आना चाहिए। मैं अंधा नहीं हूं, मेरे दो आंखें हैं। एक बार में मैसेज पढ़ लिया है, बार बार मैसेज करने की जरूरत है नहीं है लाइव क्लास में, ठीक है? दोबारा मैसेज नहीं दिखना चाहिए, पढ़ लिया मैंने, वैलिडिटी खत्म हो रही है आपकी, बायोलॉजी नहीं पढ़ पाए। अब तक तो पढ़ रहे हो ना, आज तक तो, आज की तो है वैलिडिटी, ऊतक तक तो पढ़ लिया भाई। ऊतक से आगे दो चार चैप्टर है, उनका लॉक खुलवा देंगे ना, वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। जियो वाले पे बढ़वा दे मेरे फोन की वैलिडिटी। दो इसके आगे जो चैप्टर रह गए हैं उनका लॉक खुलवा दूंगा, आप आराम से उनको पढ़ लेना। बाकी का एलर डेटा नहीं बढ़ेगा ऐसे। ये कोई सब्जी मंडी की दुकान नहीं है, मिर्ची और पटक दे, धनिया और पटक दे। हाँ, टॉपिक जो रह गए हैं भाई, आपने फिजिक्स पढ़ लिया होगा, केमिस्ट्री पढ़ लिया होगा, जूलॉजी पढ़ लिया होगा, और आज तक आपने बहुत सारी वनस्पति विज्ञान भी पढ़ ली होगी। यहां से आगे जो भी दो चार टॉपिक है उनका लॉक खुलवा दूंगा। बाकी का एलिडिटी वैलिडिटी से आपका कोई रिलेशन नहीं है। नए स्टूडेंट है, बायोलॉजी की क्लास नंबर 1 से शुरू करें, बीच में से नहीं पढ़े, नहीं समझ में आएगा भाई साहब। हर बार मैं एक ही चीज कह रहा हूं। कोई नया स्टूडेंट है भाई, तो प्लीज आप जो है बायोलॉजी शुरू से स्टार्ट करिए, बीच में से स्टार्ट नहीं करें। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब जटिल ऊतक के बारे में सुन लीजिए एक बार। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, भाई इसको जटिल ऊतक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके निर्माण में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है। जो भी, चाहे वो जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो, चाहे जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो, ये जटिल ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम को हम जटिल ऊतक बोल रहे हैं, तो कहने का मतलब है जाइलम के निर्माण में भी बहुत सारी कोशिकाएं भाग लेती है, या एक जैसी कोशिकाएं भाग नहीं लेती है भाई साहब। और फ्लोएम के अंदर भी एक जैसी कोशिकाएं भाग नहीं लेती है। यहां पर एक जैसी कोशिकाएं भाग लेती है, एक जैसी कोशिकाएं भाग लेती है, एक समान कोशिकाएं भाग लेती है। जटिल ऊतक का मतलब यही है कि यहां पर एक जैसी कोशिकाएं भाग नहीं लेती है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं भाग लेकर एक निश्चित कार्य को संपन्न करती है। यह है जटिल ऊतक का मतलब। और जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं मेरा भाई, जाइलम और फ्लोएम। पहले मैं आपको एक बार ले चलता हूं जटिल ऊतक के ऊपर। चलिए, दूसरे प्रकार का जो ऊतक हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा जटिल स्थायी ऊतक। ये टॉपिक है आज का, जटिल जटिल जटिल। देखिए आराम से,
जटिल स्थायी ऊतक किसे कहते हैं? एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करता है, इकाई की तरह कार्य करता है, जटिल स्थायी ऊतक कहलाता है। जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को हिंदी में दारू बोलते हैं, हां, पीने वाली दारू नहीं, ये वो है पेड़ वाली दारू, मतलब जाइलम का नाम है दारू। और फ्लोएम को हिंदी में बोलते हैं पोषवाहा। फ्लोएम को हिंदी में नाम दे देते हैं पोषवाहा, पोषवाहा ऊतक। फ्लोएम को हिंदी में बोलते हैं पोषवाहा ऊतक। भाई सबसे पहले तो परिभाषा याद कर लीजिए, और तो बाद की बात है। जटिल ऊतक का मतलब है जिनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है। जैसे मतलब ऐसे समझो, ये कोई जटिल ऊतक है और इस जटिल ऊतक के निर्माण में देखिए, है ये जटिल ऊतक ही है, लेकिन इसके निर्माण में ये अलग तरह की कोशिका, ये अलग तरह की कोशिका, ये अलग तरह की कोशिका है। तो जटिल ऊतक वो होते हैं, जटिल स्थायी ऊतक वो होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह, एक से ये कोई जटिल ऊतक है। तो ये कोशिकाओं का समूह है। अरे कोशिकाओं का समूह होगा तभी तो ऊतक बनता है। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह। लेकिन यहां पर जो कोशिकाएं होंगी वो एक से अधिक प्रकार की होंगी और किसी एक कार्य को अंजाम दे रही होंगी। ये सभी कोशिकाएं मिलकर किसी एक कार्य को अंजाम देती होंगी। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। आइए सबसे पहले जाइलम के लक्षण पढ़ लीजिए। जाइलम दारू, जाइलम ऊतक किसे कहते हैं? मोहन मीणा जी अभी जुड़े हो क्या आप? अगर आप अभी ज्वाइन किया है बैच तो पहले पढ़ते रहो, फिर फिजिक्स पढ़ लेना, फिर केमिस्ट्री पढ़ लेना, फिर वापस बायो पढ़ लेना, फिर फिजिक्स पढ़ लेना, फिर केमिस्ट्री पढ़ लेना, फिर बायो पढ़ लेना, फिर पढ़ते ही रहो जब तक नौकरी नहीं लगे। लेकिन वैलिडिटी एक ही साल की है। एक साल में शायद आज आपने जाइलम से शुरू किया होगा तो एक साल में मैं वापस जाइलम ले आऊंगा घुमा के। चलिए जाइलम के लक्षण पढ़िए। इसे जल संवाहक ऊतक कहते हैं, संवहन भी बोल सकते हैं। इसे हम जल संवहन संवहन ऊतक भी कहते हैं। क्यों? इसका नाम क्या पड़ गया है? जाइलम का नाम क्या रख दिया? जल संवहन ऊतक। भाई साहब इसका नाम जल संवहन ऊतक इसलिए पड़ गया है क्योंकि ये जड़ों के द्वारा, मतलब जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है या पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, इसलिए इसको बोलते हैं जल संवहन ऊतक। इसको जल संवहन ऊतक क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जाइलम का काम ही मेन काम क्या है? जाइलम का मेन काम है जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाना। जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाना ये जाइलम का काम है। जल बोल दो, साथ में खनिज लवण भी पहुंचाने का काम करता है। जल 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 व खनिज लवणों को जल व खनिज लवणों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। अब सुनो, जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है और पौधों को लिग्निन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण यांत्रिक मजबूती भी प्रदान करता है। जाइलम का अगला पॉइंट यह है कि जो जाइलम है ये फ्लोएम के साथ मिलकर
संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, संवहन ऊतक का निर्माण करते हैं और पौधों को लिग्निन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण एक तरह से यांत्रिक मजबूती भी प्रदान करता है। देखिए, देखो ये बात आपने शायद मेरे हिसाब से पढ़ रखी होगी कि जाइलम का काम है जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाना, ये जाइलम का काम है। फ्लोएम का काम है जो पत्तियों में भोजन बनता है, पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। एक एक मेन काम तो इसका ये हो गया, एक काम जाइलम का, एक काम फ्लोएम का, ये तो हो गए मेन काम। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जाइलम और फ्लोएम मिलकर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पौधों को एक यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पौधों को एक तरह से मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं, ऐसा भी शब्द आप बोल सकते हो। इसके बाद में काम सुनो। पहला काम, जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त खनिज व जल को पौधों को अन्य भागों तक पहुंचाना, यही काम सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है आज तक के इतिहास में। जाइलम का जो मेन काम है, जड़ों द्वारा मिट्टी से खनिज और जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम ये करता है। दूसरा काम, यह पौधों को यांत्रिक सहारा देने के साथ साथ भंडारण पे जड़ों से पोषक तत्व व जल की लंबी दूरी तक पौधों को अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। बात वही रिपीट हुई है, बस एक शब्द और ऐड कर लो कि ये एक तरह से पौधों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है, साथ में भंडारण का भी काम करती है, भंडारण का भी कार्य करती है। एक थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी का इश्यू है कि सर हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो मैं टाइम आपका दिन में ले जाऊंगा। कल आपका टाइम जहां तक है मैं मैसेज डाल दूंगा, कल आपका टाइम दिन में ले जाऊंगा मैं। अगर जो स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वास्तव में इस टाइम पे लाइब्रेरी बंद हो जाती है, तो ठीक है, पक्का कल थोड़ा सा आपको मैसेज डाल दूंगा, दिन में क्लास लगा दूंगा। जाइलम का तीसरा काम है, जाइलम पदार्थों को एक ही दिशा में ऊपर की ओर परिवहन करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जाइलम का काम होता है एक ही डायरेक्शन में पदार्थों को लेकर जाना। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी इधर भी आ गया और फिर वापस भी लेके आ जाएगा, नहीं। जाइलम क्या करता है, मेरी बात सुनो, बहुत अच्छा पॉइंट है। जाइलम क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में मतलब पदार्थों को एक ही दिशा में ऊपर की ओर परिवहन करता है, ऊपर की ओर परिवहन करता है। एक डायग्राम में आपको और दिखा देता हूं। एक डायग्राम देखो, थोड़ा सा बढ़िया डायग्राम है, समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा। थोड़ा एक बार देखो, ये वाटर एंड मिनरल्स को लेके जा रहा है जाइलम। ये देखो, ये वाला लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये ऐसे समझो, जाइलम 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 पत्तियों तक पानी को पहुंचा रहा है, पत्तियों तक पानी को पहुंचा रहा है, जाइलम जाइलम पत्तियों तक पानी को पहुंचा रहा है, जाइलम 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 पत्तियों तक पानी को पहुंचाता है। जाइलम का काम है जड़ों से खनिज खनिज व पानी को पत्तियों तक पहुंचाना या पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो फ्लोएम का तो और बता दूंगा, फ्लोएम उल्टा काम करेगा, ठीक है। ये आपका एक बार जाइलम का काम हो गया। इसके बाद जाइलम का एक काम और लिख लेना, पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान भी करता है। पौधों को यांत्रिक मजबूती भी प्रदान करता है जाइलम। संतोष का कह रहा है एक भाई कि सर मेरा बेटा नो कि मेरा नया एडमिशन है। संतोष भाई आप समझदार हो, आपसे मैं पर्सनली ये कह रहा हूं कि आप प्लीज थोड़ा सा या तो नए टॉपिक से जुड़ना, क्योंकि पहले आप ऐसे करो, आपको मैंने जूलॉजी पढ़ाई है शुरुआत में, तो पहले एक बार जूलॉजी, इसको छोड़ दो क्लास को और पहले जूलॉजी पढ़ो। जूलॉजी पढ़ते आओ पढ़ते आओ पढ़ते आओ, और जैसे ही इसका अगला टॉपिक हो ना, तो एक तरफ से तो जूलॉजी शुरू कर दे,
और एक तरफ से जैसे नया टॉपिक शुरू हो तो वहां से लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए, बीच में नहीं समझ में आएगा। चलिए, कुछ यहां पर दो शब्द है, निर्माण के आधार पर जाइलम दो प्रकार के होते हैं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जनरल साइंस में। दोस्तों, सबसे पहले बनने वाला जो जाइलम होता है उसको हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और बाद में बनने वाले जाइलम को मेटाजाइलम कहते हैं। भाई, जाइलम को भी ये दो भागों में बांट रहा है, शायद जर्नल साइंस में इनका जिक्र नहीं होगा, फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं कि भाई सबसे पहले जो जाइलम बनेगा वो प्रोटोजाइलम होगा, और उसके बाद जो जाइलम बनता है वो मेटाजाइलम कहलाता है। अब एक बहुत अच्छी बात ये लिखी है तने में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई अच्छी एग्जाम में आएगा, शायद ग्रुप डी में इसका टकराव नहीं होगा। सुनो कैसे, तने की बात कर रहा हूं, थोड़ा गोला लगा रखा है तने में। तने में प्रोटोजाइलम जो होता है वो केंद्र की ओर होगा। जैसे ये तने की स्ट्रक्चर है, तो हम ये कह रहे हैं जो प्रोटोजाइलम होगा वो केंद्र की ओर होगा, और मेटाजाइलम जो होगा वो परिधि की ओर होगा। जो मेटाजाइलम होगा वो यहां होगा, मेटाजाइलम परिधि की ओर होगा। तने की बात हो रही है दोस्तों, जाइलम दो प्रकार के बनते हैं। नहीं है यार, कभी 9वीं 10वीं की किताब में देखोगे ना तो ये शब्दों का जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो ये कह रहा हूं थोड़ा सा अगर पढ़ लेना, याद हो जाए तो अच्छी बात है। भाई पहले प्रोटोजाइलम बनेगा, फिर मेटाजाइलम बनता है। अब प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर में रहेगा, केंद्र में रहता है, और मेटाजाइलम जो बाहर की तरफ रहता है किसी भी ऊतक में अंदर। मतलब जो हम जाइलम पढ़ रहे हैं तो प्रोटोजाइलम बीच में और मेटाजाइलम परिधि की ओर होगा। अब इस प्रकार के जाइलम को मध्यादि दारू भी कहते हैं, कोई बात नहीं। अब बात आती है जड़ में। देखो अभी तो तने में था, वो तने में था, अब किस की बात कर रहा हूं, जड़ों में। जड़ों में क्या होता है, उल्टा है, प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होगा भाई साहब जड़ों में। जड़ों में ध्यान रखना, प्रोटोजाइलम जो है वो परिधि की ओर होगा, और मेटाजाइलम जो है वो केंद्र में होगा। दोस्तों ध्यान रखना, जड़ों में यार प्लीज, जड़ों में उल्टा है। जड़ों में प्रोटोजाइलम जो है वो परिधि की ओर होगा, जबकि मेटाजाइलम जो है वो केंद्र की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को बाह्य आदि दारू कहते हैं। बाह्य आदि दारू, इसको बोलते हैं बाह्य आदि दारू, उसको बोलते हैं आंतरिक। देखो इसमें क्या है, एक्चुअली जो मेटाजाइलम है, सॉरी प्रोटोजाइलम बीच में पाया जाता है, प्रोटोजाइलम बीच में पाया जाता है, इसलिए इसको तो बोलते हैं मध्य आदि दारू, मध्य आदि दारू। और इसमें प्रोटोजाइलम तने में, जड़ों में प्रोटोजाइलम पाया जाता है बाहर, जड़ों में प्रोटोजाइलम पाया जाता है बाहर, तो इसको बोलते हैं बाह्य आदि दारू, बाह्य आदि दारू। शर्मा जी, जो साइंस में आपको पढ़ा रहा हूं, शायद कभी मौका मिले तो एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवार, रीट, सीईटी, दुनिया की कोई सी भी एग्जाम दे लेना, इससे ज्यादा कोई साइंस नहीं पढ़ाएगा। अब कोई कह रहा है सर आप साइंस की राजस्थान के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, नहीं भाई साहब, जाइलम फिलोयम राजस्थान, पाकिस्तान, हर, जैसे नेपाल, भूटान, हर जगह हर एग्जाम में आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी कोई विदेश का पढ़ रहा होगा ना तो वो जाइलम, हाँ वो इंग्लिश बोल रहे होंगे, आप हिंदी बोल रहे हैं, बाकी का जाइलम फ्लोयम दुनिया की हर एग्जाम में, प्लस साइंस जो मैं पढ़ा रहा हूं ये दुनिया की हर एग्जाम में काम में आएगी। चलिए, अब बात यही तो हो रही थी कि जाइलम जो है ना दोस्तों, ये चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, तभी तो इसको जटिल ऊतक बोल रहे हैं। ध्यान से सुनना, देखो दोस्त, एक बात बता दूं, कोचिंगों के रजिस्टर देख लेना,
जाइलम में 4 लाइन लिखाएंगे और 4 लाइन फ्लोएम में, और खत्म हो जाएगी कहानी। वो काम मैं भी कर सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं भैया जाइलम का काम ये है, और जाइलम में 4 प्रकार की कोशिका, एक एक लाइन इनके आगे टेक दूंगा, खत्म जाइलम। चाहो तो 5-1 मिनट में पूरा हो जाएगा जाइलम। लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ 2-3 शब्द दुनिया से एक्स्ट्रा लेके चलो, कभी जरूरत पड़ जाए तो। अब सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई साहब, ये जो जाइलम है ना, जाइलम ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। जाइलम के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। नंबर 1 सुन ले भाई, और इनका काम पढ़ना है। वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम काष्ठ तंतु। भाई सुन, जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम बोल दो या काष्ठ मृदुतक और काष्ठ तंतु। नाम याद कर लो, बहुत है। ये नाम हमारी 9वीं की एनसीईआरटी में है। जाइलम के निर्माण में 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है। अब इनका एक एक का काम पढ़ लो भाई। सबसे पहले वाहिकाएं। वाहिकाएं दोस्तों, वाहिकाएं जो है, चित्र लगा देता हूं, एक जरूरत पड़ेगी। एक बार देख लो दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वाहिकाएं, वेसल्स। ये रहा वाहिकाएं, वेसल्स, वाहिकाएं। जाइलम को बनाने में ये 4 तरह की कोशिकाएं भाग लेती है। जाइलम के निर्माण में ये 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग ले रही है, तभी तो हम इसको जटिल स्थायी ऊतक बोल रहे हैं। अगर एक जैसी कोशिका होती तो सरल स्थायी ऊतक बोला जाता। यहां पर 4 तरह की कोशिकाएं भाग लेती है जाइलम को बनाने में, इसलिए इसको बोलते हैं जटिल स्थायी ऊतक। ये देखो, ये वाहिकाएं है। अब दोस्तों समझिए, ये जो वाहिकाएं होती है, लंबी, पहली बात ये लंबी होती है, सिलेंडर के जैसी होती है। इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती है जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। इसकी भित्ति लिग्निनी, मतलब इनकी भित्ति पर लिग्निन का जमाव रहता है। लिग्निन, ये शब्द काम का है भाई। पूरे चारों में, चारों जो प्रकार की कोशिकाएं हैं, इनमें एक शब्द सबसे ज्यादा काम में आएगा, लिग्निन। इनकी भित्ति लिग्निनी होती है और उसमें बड़ी केंद्रक गुहा होती है। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जीव द्रव्य, हिंदी में बोले तो नहीं पाया जाता। ये लंबवत एक दूसरे के साथ छिद्रित पाइप की भांति जुड़ी होती है। वाहिका होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। एंजियोस्पर्म को बोलते हैं आवर्त बीजियों का, आवर्त बीजी का एक प्रमुख लक्षण है। अगली बात यह है, पहले तो एक मिनट और सुन लीजिए, दूसरी है आपकी वाहिनिकाएं, मतलब ट्रैकेड्स। अभी जो चित्र है उसमें ये देख लीजिए, ये है वाहिनिकाएं, ट्रैकेड्स। इनकी कोशिका कुछ इस तरह की होती है, इनकी कोशिका कुछ इस तरह की होती है। ये कोशिकाएं लंबी होती है और नलिकाकार होती है। कोशिका भित्ति मोटी और लिग्नी, इस पे भी लिग्निन का जमाव रहता है। गुहिका सुंडाकार होती है। ये कोशिका मृत और प्रोटोप्लाज्म भिन्न होती है। मृत होती है, मृत होती है, मृत। जल व खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है, ऊपर की ओर संवहन होता है। यह है ट्रैकेड्स, तीसरे प्रकार की कोशिका। तीसरे प्रकार की कोशिका है जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। यह तीसरी प्रकार की कोशिका है
जाइलम तंतु, जाइलम तंतु, जाइलम तंतु। अब सुनिए, जाइलम तंतु की बात करें तो इनकी भित्ति मोटी और केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। ये पटीय व अपटीय हो सकती है। ये शब्द को हटा दो, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में चौथे प्रकार की कोशिका है जाइलम पेरेनकाइमा। जाइलम पेरेनकाइमा ये कोशिकाएं जीवित होती है, पतली भित्ति युक्त होती है, भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनमें स्टार्च व वसा व अन्य पदार्थ जैसे टेनिन भोजन के रूप में संचित रहता है। अब मेरी बात को सुनो, आपको एक चीज बता दूं मैं, काम का क्वेश्चन। दोस्तों, काम का क्वेश्चन सुन लो। ये 4 प्रकार की जो कोशिकाएं है, प्लीज इनमें से 3 प्रकार की जो कोशिका होती है वो तो मृत कोशिकाएं होती है। प्लीज भाई का ये ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक तो भाई का, एक वाहिनिकाएं और एक जाइलम तंतु। ये 4 प्रकार की जो कोशिकाएं है, ये जो 4 प्रकार की कोशिकाएं है, इनमें से ये ध्यान रखना, वाहिका, वाहिनिकाएं और जाइलम तंतु। मैं जितना बोलूं एक ही बार तो इतना सुनो, भले ही आप कुछ मत पढ़ो चारों के बारे में। 4 कोशिकाओं के नाम याद कर लो। बिहार एसआई एग्जाम में, भैया बिहार एसआई एग्जाम में एक बार सिलेबस भेज देना, बाकी का अगर जनरल साइंस आ रहा होगा तो ये बहुत है। ये जो हम जाइलम की 4 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ रहे हैं, प्लीज जैसा बोलूं सुनो। इनमें से वाहिका, वाहिनिकाएं और जाइलम तंतु, ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं मृत होती है, बार बार नोट कर लेना। जबकि जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा जो कोशिका है, ये जीवित कोशिका होती है, जीवित कोशिका। जाइलम पेरेनकाइमा सेम उसका उल्टा होगा, वहां जाके फ्लोएम में इसका उल्टा होगा। अब यही क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है। ये ध्यान रखना, ये ना, ये जाइलम पेरेनकाइमा ये खाद्य पदार्थों का संचय करती है। देखो लिखा है, इनमें स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा व अन्य पदार्थ जैसे टेनिन भोजन के रूप में संचित रहता है। मोस्ट है, खाद्य पदार्थों का संचय कौन सी कोशिकाओं में होता है? जाइलम पेरेनकाइमा। खाद्य पदार्थों का संचय यह होता है जाइलम पेरेनकाइमा के अंदर। जाइलम रेसे, उनका काम है पादप को यांत्रिक बल प्रदान करना, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। यांत्रिक सहारा प्रदान करना। एक बार एनसीईआरटी और दिखाऊंगा, पहले एक बार हम फ्लोएम के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक बार एनसीईआरटी भी दिखाऊंगा। एनसीईआरटी की किताब खोल के भी दिखाऊंगा एनसीईआरटी क्या लिखती है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं फ्लोएम। फ्लोएम को हम बोलते हैं हिंदी में पोष बहा, पोष बहा। अब सुनो, फ्लोएम जाइलम के साथ मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते। एक चीज मैं आपको बता दूं, मतलब जाइलम और फ्लोएम को एक साथ मिला के संवहन पूल या संवहन बंडल बोलते हैं। अगर कभी नाम आ जाए ना संवहन बंडल का क्या मतलब है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों को एक साथ मिला के संवहन पूल या संवहन बंडल बोला जाता है। फ्लोएम का जो मेन काम है ना दोस्तों, आपको बता दूं, फ्लोएम का मेन काम है
फ्लोएम का जो मेन काम है, हरे भागों में जो भोजन बनता है उसको पौधों के विभिन्न भागों में वितरित करना, ये फ्लोएम का मेन काम है। भाई साहब, पत्तियों में जो भोजन बनता है, पत्तियों में जो भोजन बनता है उस भोजन को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये फ्लोएम का काम है। फ्लोएम का जो मेन काम है, एक बार इधर से देखो उल्टा, ये जैसे पत्तियों में भोजन बना, तो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको चाहे किधर भी, इधर भी भेजना पड़ेगा, इधर भी भेजना पड़ेगा, इधर भी भेजना पड़ेगा, इधर भी भेजना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब फ्लोएम, भाई आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पत्तियों में भोजन बनेगा, उस भोजन को प्यारे विद्यार्थियों पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करेगा। खाद्य पदार्थों का संग्रह पेरेनकाइमा ही करता है एकमात्र। चारों प्रकार की जो कोशिका हम पढ़ रहे हैं उनमें से पेरेनकाइमा का जो काम है वो है खाद्य पदार्थों का संग्रह करना, बाकी तीनों यांत्रिक सहारा देने का काम करती है, बाकी तीनों यांत्रिक सहारा देने का काम करती है। भाई विकास, फ्लोएम का काम ये हो गया। फ्लोएम का काम है जो पत्तियों में जो भोजन बनेगा उसको पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का है। अब भैया फ्लोएम के अंदर भी एक बार और सुन लीजिए, फ्लोएम जैसे जाइलम में है ऐसे ही फ्लोएम का निर्माण भी चार प्रकार की कोशिकाओं से होता है। नंबर एक, चालनी नलिका, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु। जिस तरह से जाइलम में चार प्रकार की कोशिकाएं होती है, भाई साहब नाम ही याद कर लो, ऐसे ही फ्लोएम के निर्माण में भी चार प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है। नंबर एक, चालनी नलिका, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु। पहले एक एक सुन लो। चालनी नलिका, नंबर एक, चालनी नलिका यह लंबे नलिकाकार लंबवत सहचर कोशिका से जुड़ी होती है। एक चित्र भी मैं बता देता हूं। ये जो कोशिका है दोस्तों, ये फ्लोएम की कोशिका है। ये जो कोशिका है ये फ्लोएम की कोशिका है। ये जो कोशिका है ये फ्लोएम की कोशिका है दोस्तों। अब एक बार देख लो, इसमें इसमें ये हो गया आपका, एक बार इनको हिंदी में नाम लिख लीजिए। जैसे इसको बोलते हैं ऊपर ऊपर वाली को सेलेवी, मतलब चालनिक नलिका, इसको बोल देते हैं चालनी नलिका हो गई है। इसके बाद में फ्लोएम पेरेनकाइमा हो गया, ये फ्लोएम पेरेनकाइमा। इसके बाद में ये हो गया आपका सहचर कोशिकाएं, ये होगी आपकी सहचर कोशिकाएं। और चौथे नंबर पे है आपकी फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु, एलिमेंट्स, चालनी नलिका। फ्लोएम तंतु इसमें नहीं दे रखा डायग्राम में, चलो उसको छोड़ो एक बार। तो पहले आप एक बार चालनी नलिकाओं के क्वेश्चन देख लो। चालनी नलिका अतः भित्ति चालनी की तरह छिद्रित होती है, इसलिए इनको चालनी प्लेट बनाती है। इनमें इसमें परिधीय साइटोप्लाज्म व बड़ी राजधानी होती है, लेकिन केंद्रक नहीं पाया जाता। ये ही मोस्ट है, बस इसका एक क्वेश्चन याद करना है, एकमात्र क्वेश्चन याद करना है कि जो चालनी नलिकाएं होती है, फ्लोएम की जो चालनी नलिकाएं होती है,
जितेंद्र सिंह जी भाई, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो जो भी है। वो पेरेनकाइमा ऊतक है, लेकिन ये पेरेनकाइमा थोड़ी है। तो इसको तो अपन पूरा नाम है जाइलम पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा थोड़ी बोला है मैंने। पेरेनकाइमा वो तो अलग है, वो पेरेनकाइमा अलग है, ये है जाइलम पेरेनकाइमा। अब सुनो, इनमें से मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे पूछे कि चालनी नलिका के कार्य को सहचर के केंद्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक बात सुनो भाई, इनमें का वर्णन एनसीईआरटी जनरल साइंस में नहीं है, लेकिन इन कोशिकाओं के बारे में एक एक क्वेश्चन याद करो। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो फ्लोएम है, उस फ्लोएम का निर्माण चार प्रकार की, भाई फ्लोएम का एक काम है, सुनो आप उसको रट्टा मत लगाओ भाई। एक काम जाइलम का पढ़ना है, एक काम फ्लोएम का पढ़ना है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जाइलम के निर्माण में चार प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है, नाम लिख लो और एक एक काम लिख लो। ऐसे ही फ्लोएम की जो कोशिकाएं है, उसके निर्माण में भी चार प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है। नंबर एक, चालनी नलिकाएं। ये जो चालनी नलिकाएं है, इनमें केंद्रक नहीं होता, ध्यान रखना। केंद्रक दो ही जगह नहीं होता है, एक तो आरबीसी के अंदर, ध्यान से सुन लीजिए, आरबीसी एक कोशिकाई है, एक तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। नंबर दो, भाई एक ध्यान रखना, पादपों के अंदर एक नाम बोल रहा हूं मैं, चालनी नलिकाएं, और कहां होती है? फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम की जो चालनी नलिकाएं होती है, इनमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। इनको कंट्रोल करने का जो काम करेगी वो सहचर का केंद्रक। सहचर जो कोशिकाएं है ना, दूसरे प्रकार की कोशिकाएं, उनकी कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो इसको कंट्रोल करता है, वो इसको कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर की कोशिकाएं सहचर कोशिकाएं, ये विशिष्ट पेरेनकाइमी कोशिकाएं होती है। पेरेनकाइमा नाम आ गया, देखिए जहां पेरेनकाइमा नाम आ गया वो जीवित कोशिका होगी। अब चालनी नलिका तथा सहचर कोशिकाएं गर्त क्षेत्र से जुड़ी रहती है। ये क्षेत्र अनुदैर्ध्य भित्तियों के बीच में होते हैं, इनसे कोई काम नहीं है। सहचर कोशिकाएं चालनी नलिकाओं के दाब विभव को बनाए रखती है। बस ये लाइन यहां से याद करनी है। तीसरे नंबर पे है फ्लोएम मृदुतक। कोशिकाएं लंबी, सुंडीय, सिलिंड्रिकल, केंद्रक युक्त, सघन साइटोप्लाज्म युक्त, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जीव द्रव्य युक्त। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और उनमें गर्त पाए जाते हैं। इसके द्वारा कोशिकाओं के बीच प्लाज्मोडेस्मेटा जोड़ होता है। कार्य याद करो, बस सबसे मेन चीज यही है। फ्लोएम मृदुतक, यह कोशिकाएं खाद्य पदार्थ व अन्य पदार्थ संचित करता है। एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम मृदुतक नहीं होता है। भाई साहब, जब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आपको एक तो होता है एक बीजपत्री, एक होते हैं द्विबीजपत्री। तो ध्यान रखना, ये जो फ्लोएम मृदुतक होते हैं, ये एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाया जाता है। इनका जो मेन काम है वो खाद्य पदार्थों का संचय करना है, संचय करना। चौथा है फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु, ये ड्रडूतक से बने होते हैं। ये सिर्फ द्वितीयक फ्लोएम में पाए जाते हैं। ये तंतु काफी लंबे और असाकित और नुकीले होते हैं। ये सिरे सुई की तरह होते हैं। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति मोटी होती है। परिपक्वता पर तंतु में प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है और ये मृत हो जाती है। अब एक बात को सुनना, एक बात को ध्यान से सुन लीजिए। ये जो पाई जाती है, ये आपके पटसन में, सन में, भांग में ये तंतु पाए जाते हैं। कौन से? फ्लोएम तंतु। अब बात काम की ये है, देखिए देखिए,
आपको मैं बता दूं, फ्लोएम तंतु को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है। ये सबसे काम की लाइन है। फ्लोएम तंतु को छोड़कर, फ्लोएम तंतु जो है ये मृत होती है, मृत कोशिका। 4 प्रकार की कोशिका आप पढ़ रहे हो, यहां पर फ्लोएम तंतु को छोड़ दो, बाकी सभी जीवित होती है। मतलब इन चारों में से ये एक मृत होती है, बाकी सभी कोशिकाएं जीवित होती है। अब मैं आपको एक बार वापस लेके चल रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम ये कह रहे हैं 4 प्रकार की कोशिकाएं हम पढ़ रहे हैं, जिनमें से ये जीवित होती है, ये भी जीवित होती है, ये भी जीवित होती है। इन चारों में से ये मृत कोशिका होती है। ये ध्यान रखना बस। चालनी नलिका, दूसरी चीज, चालनी नलिकाओं की एक खास बात, केंद्रक नहीं होता है इनमें, केंद्रक विहीन होती है कोशिका, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब एक बार मैं आपको कुछ विशिष्ट प्रकार के ऊतक, कुछ तीसरे नंबर के जो ऊतक है वो है आपके विशिष्ट ऊतक। और विशिष्ट ऊतक वो होते हैं जो किसी विशेष कार्य को करते हैं, किसी विशेष कार्य को करते हैं, जैसे गोंद, रेजिन, तेल, लेटेक्स आदि का स्त्रवण करते हैं। इन्हें स्त्रावी ऊतक भी कहते हैं। जो विशिष्ट प्रकार के जो ऊतक होते हैं उनको स्त्रावी ऊतक भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के बताए जाते हैं। एक होते हैं ग्रंथिल ऊतक, एक जिनमें बाह्य ग्रंथियां होती है और एक होती है आंतरिक ग्रंथियां, और एक होते हैं रबड़ छीरी ऊतक। ये रबड़ छीरी कोशिकाएं और रबड़ छीरी वाहिकाएं, ये कुछ विशिष्ट प्रकार के ऊतक है, कुछ विशिष्ट प्रकार के ऊतक है। अब बाह्य ग्रंथियां क्या होती है? कीट भक्षी पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे नेफ्थीज, ड्रोसेरा, डायनिया, यूट्रिकुलेरा में पाचक एंजाइम ग्रंथि पाई जाती है। बाह्य ग्रंथियां ये कुछ विशेष प्रकार की ऊतक ग्रंथियां है। बिच्छू बूटी में दंश रोम ग्रंथि भी पाई जाती है। तमाकू में ग्रंथिल रोम पाए जाते हैं। ये बाह्य ग्रंथियां है, ये कुछ विशेष प्रकार के ऊतक है भाई साहब। और आंतरिक ग्रंथियों में जैसे तेल ग्रंथियां और रेजिन ग्रंथियां आती है। नींबू और नारंगी के अंदर ये आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती है। ये विशेष प्रकार के ऊतकों में काउंट होती है। ये जल स्त्रवण ग्रंथियां होती है जो जल का स्त्रवण करती है। गोंद ग्रंथियां होती है जो अकेसिया और ढाक में पाई जाती है, गोंद का स्त्रवण करती है। टेनिन ग्रंथियां होती है जो लिग्यूमिनेसी कुल में पाई जाती है। श्लेष्मा ग्रंथि होती है, ये मरूदभिद पादप और मालवेसी कुल के पौधों में पाई जाती है। अब दूसरे प्रकार का दे रखा है रबड़ छीरी ऊतक। रबड़ छीरी कोशिकाएं और रबड़ छीरी वाहिकाएं ये आपके मदार और कनेर में पाया जाता है। ये पोस्त, पति, पपीता, अफीम, केला, आंख और रबर में पाई जाती है रबड़ छीरी वाहिकाएं। ठीक है। पपीते में पेपेन स्त्रावित होता है, यह मांस पकाने के काम में लिया जाता है। इनका नहीं है विशेष प्रकार के ऊतकों में ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। अब मेरी बात को एक बार 5 मिनट के लिए तुम सुनोगे। देखो, इस चैप्टर का जो मेन टारगेट है वो है जाइलम और फ्लोएम। मेरी बात को थोड़ा सुनिए, थोड़ी देर के लिए सुने। देखो दोस्तों, ये हमारी एनसीईआरटी नौवीं का पार्ट है। एनसीईआरटी नौवीं का पार्ट है। थोड़ा सा मेरा सुनना और सब चीजों को थोड़ी देर के लिए साइड में लगा के देखो। एक मिनट पहले सुनिए, जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए
विभिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर रहे थे। देखिए वापस सुनना मेरी बात को। सरल स्थायी ऊतक में एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और जटिल स्थायी ऊतक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, तो जटिल स्थायी जो ऊतक होता है उसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहले सुनो, ये पूरा एनसीईआरटी है, आराम से इसका मजा लो एनसीईआरटी का थोड़ी देर के लिए। देखो अब तक हमने जो चीजें पढ़ी थी वो थी एक प्रकार की कोशिकाएं जो कि एक ही तरह की दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को हमने साधारण स्थायी ऊतक कहा था। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को हम जटिल ऊतक कह रहे हैं। जटिल ऊतक यहां से मोस्ट है, यहां से मोस्ट है। सुनो, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण। बस इतना सा पढ़ो, इतना सा पढ़ो, वापस सुनो, वापस सुन लीजिए, वापस सुनो, पूरी कहानी वापस सुनो, कहीं मत जाओ। भाई साहब ये बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने पहली बार सुना है नाम ही। अरे जिन्होंने नाम ही पहली बार सुना है थोड़ा धैर्य रख, मैं याद करवा दूंगा। मुझे कैसे इनको याद कराना है मैं करा दूंगा, लेकिन ये बुरी इसलिए लग रही है, ये विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, वो चीज तो है ही नहीं है। अब वापस सुनो, अगर देखिए एक तो हमने पढ़ा था सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक को सरल स्थायी ऊतक इसलिए बोल रहे हैं, पहली बात तो एक तरह की कोशिकाएं होती है उनमें। अगर एक तरह की कोशिकाएं है तो सरल, और स्थायी का मतलब होता है उनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। उनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, इसलिए पूरा नाम पड़ गया सरल स्थायी ऊतक। अब हम पढ़ रहे हैं जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक क्यों बोल रहे हैं? जटिल स्थायी ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक इसलिए बोल रहे हैं, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी चारों प्रकार की कोशिकाएं जो है एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। इसका उदाहरण है जाइलम और फ्लोएम। ये इसकी एनसीईआरटी की परिभाषा है। भाई साहब मैं दुनिया की कोई किताब नहीं दिखा रहा, मैं आपको कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी दिखा रहा हूं। कोई कहे जटिल ऊतक किसे कहते हैं? जटिल ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है और वो कोशिकाएं एक साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी रखती है। आगे सुनिए, अरे आराम से देखो एनसीईआरटी में कितना सा लिखा है, वो फालतू की चीजें लिखती नहीं है। अब सुनो, इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। आराम से सुनो, मैंने ऐसे समझ लो अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब दोबारा पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मुझे वो चीज बतानी है जो आपको याद करानी है। सुनिए, जाइलम और फ्लोएम को बार बार सुनिए। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ मिला के हम बोलते हैं संवहन ऊतक। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ मिला के हम बोलते हैं संवहन ऊतक। क्या बोलते हैं? संवहन ऊतक। और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। अरे भाई, जाइलम और फ्लोएम को एक साथ मिला के हम संवहन ऊतक बोलते हैं और ये मिलकर क्या बना देती है? संवहन बंडल। संवहन ऊतक बोल लो या संवहन बंडल बोल लो, एक ही बात है। चलो, संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूलित बनाती है। छोड़िए, चित्र में बताया है। आगे तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? वो अभी मैं आपको बता दूंगा। अब बात यह आई है, देखिए दोस्तों, देखिए जाइलम ट्रैकिड्स। जाइलम ट्रैकिड्स मतलब वाहिनिका, दूसरा बताया था वाहिका। जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम तंतु, चार प्रकार की कोशिकाएं बताई थी ना मैंने। नंबर 1
जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। जाइलम ट्रैकेट्स मतलब वाहिनिका। नंबर 2 वाहिका। नंबर 3 जाइलम पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा मत बोलना, जाइलम पेरेनकाइमा। और जाइलम तंतु चौथा है जाइलम तंतु। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं जो जाइलम का निर्माण करती है। ये एनसीईआरटी का चित्र है, ये एनसीईआरटी का चित्र है भाई। लो भाई, ये एनसीईआरटी का चित्र है। देखो यहां 3 डायग्राम बता रखे हैं। ट्रैकेट्स, वाहिनिकाएं, वाहिका, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम तंतु। अब सुनो, ये फ्लोएम का चित्र है, इसको छोड़ो अभी। ये फ्लोएम का चित्र है। अब आइए ये हो गया। अब सुनो, चौथे प्रकार का जो ऊतक था वो से मिलकर बना होता है। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं जो जाइलम को बनाती है। नंबर 1 ध्यान रखना, जाइलम के निर्माण में बार बार पढ़ूंगा तब जाके याद रहेगी, सच बता रहा हूं मैं। एक बार नहीं, 2 बार तो मैं ही पढ़ाऊंगा और 2 बार आप पढ़ना। कैसे नहीं याद हो यार? होगा होगा 100% होगा। और मैं पूरे जीवन में लिख के दे दूं, अगर मेरे बराबर कोई मेहनत नहीं करा सकता आपका। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको जीवन में आप पहली बार पढ़ रहा है। अरे यार खुद सोचो, जो नाम हम पहली बार जीवन में सुन रहे हैं वो नाम हमको बुरे लगेंगे, लेकिन जब उन नामों को हम बार बार बोलेंगे वो नाम याद हो जाएंगे। मैं 100% गारंटी ले रहा हूं भैया, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको मरुआ देंगे ये शब्द है ना। जो हम पढ़ रहे हैं स्थायी ऊतक, कौन सा ऊतक भाई? स्थायी ऊतक। लेकिन स्थायी में भी कौन सा ऊतक भाई साहब? जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। इनको जटिल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि गुरुजी इनके निर्माण में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है, इसलिए हम इनको जटिल बोल रहे हैं, जटिल स्थायी ऊतक। अब जाइलम के निर्माण में 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है, कौन कौन सी? ऐसे बोल दो अगर नहीं आता है तो। वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम रेसे। जाइलम फाइबर या जाइलम रेसे। अरे नाम तो बोलो भाई। 4 प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। जाइलम मृदुतक और जाइलम रेसे। जाइलम मृदुतक बोल दो, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेसे। वही जाइलम मृदुतक को ही तो बोलते हैं पेरेनकाइमा। मृदुतक को पेरेनकाइमा ही बोलते हैं। अब सुनो काम की चीज, ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स 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 किसको बोल रहे हो भाई साहब? ट्रैकेट्स किसको बोल रहे हो? वाहिनिका, 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 वाहिनिकाए। ट्रैकेट्स वाहिनिकाए, वाहिनिकाए ट्रैकेट्स। एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से कहीं परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है बोल दिया। अरे एक ही तो जिंदा कोशिका है इनमें से, तो 4 तरह की कोशिकाएं हैं, इनमें से एक जिंदा है, 3 मरी हुई है। 3 तरह की कोशिका मृत होती है। जाइलम की बात हो रही है। जाइलम में 3 कोशिका मरी हुई है, एक जिंदा मिलेगी। अब ट्रैकेट्स और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। नलिकाकार। इनमें इनके द्वारा पानी और खनिज लवण को ऊर्ध्वाधर संवहन होता है, ऊपर की ओर पहुंचाती है। हो गया काम क्या है इनका भाई साहब? एनसीईआरटी का तो एक एक शब्द लिख लेना। वाहिका और वाहिनिकाएं दोनों मरी हुई कोशिकाएं है, मृत है। और इनका देखो, मत छोड़ना इनको तो यार। कोशिका भित्ति मोटी होती है, किसकी वजह से? मैंने बताया था लिग्निन की जमाव की वजह से। मैं क्या कह रहा हूं, एनसीईआरटी बुरी है,
और ऐसे लेख लिखा होता है। अब ऐसे लेख को बच्चा नहीं पढ़ता है, लेकिन जब हम आपको कह रहे हो इनको 4 हिस्सों में बांट दो, 4 तरह की कोशिकाओं के नाम लिख दो, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, उनके सामने क्या लिखो भाई, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, ये मृत होती है, ये मृत होती है, ये मृत होती है, ये नलिकाकार होती है, ये नलिकाकार होती है, और इनका काम है पानी और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना, पानी और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना। 4 क्वेश्चन बोल दिया भाई साहब। एक बार यस करो, मैं यहीं रहूंगा जब तक ये जाइलम फ्लोएम क्लियर नहीं हो जाएगा, मैं यहीं रहूंगा। अब एक बार यस का निशान बोलो, यस कर दो तब आगे बढ़ूंगा। आगे पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा का तीसरा प्रकार की कोशिका, तीसरा प्रकार की कोशिका जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा भोजन का संग्रह करता है, और देखो एक ही काम दे रखा है पेरेनकाइमा, लेकिन पेरेनकाइमा जीवित कोशिका है। पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा जीवित कोशिका है, सब मृत है, सब मृत है, ये जीवित है, जीवित है, ये जीवित है, ये जीवित कोशिका है। खाद्य पदार्थों का संग्रह ही इसका मेन काम है, खाद्य पदार्थों का संग्रह ही इसका मेन काम है। जीवित है, जीवित है, जीवित है, जीवित है, जीवित है, और खाद्य पदार्थों का संग्रह ही इसका काम है। एक बार यस बोल दो भाई साहब, होंगे ये याद, होंगे, लेकिन भैया मेहनत से होंगे ये काम, ये लबाड़ू काम नहीं है किसी के सामने बोल देना। बोल भाई साहब, वो एक ही काम बोलेगा, आपके साथ ही है ना, एक एक काम बोलेगा। जाइलम का काम है पानी को पत्तियों तक पहुंचाना, फ्लोएम का काम है भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ये है अपने मित्रों के पास, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके पास ऑथेंटिक माल होना चाहिए, बोलने का सिस्टम होना चाहिए भाई साहब। अब बात करता हूं पेरेनकाइमा, एकमात्र जीवित कोशिका, एकमात्र जीवित कोशिका, साथ में एक काम क्या है, खाद्य पदार्थों का संग्रह करना। चौथा प्रकार का आ गया, चौथा जाइलम फाइबर या जाइलम रेसे, ये भी मरी हुई कोशिका है, और ये मेनली सहारा, यांत्रिक सहारा देने का काम करती है। मजा आ गया भाई साहब, सच बता रहा हूं। कम से कम एक ही चीज को 4 4 5 5 बार बोलूंगा, तब जाके चीजें याद हो पाएगी। छोड़ दो अब तक क्या पढ़ा था, पूरा एनसीईआरटी जो भी कौन सी का, नौवीं का, और ये आप नहीं पढ़ सकते, आपको तो बहुत बुरी लगेंगी ये चीजें। अब फ्लोएम का बारे में और सुन लो, जब आ ही गए तो फ्लोएम, ओ तेरी, फ्लोएम 5, यानी भैया 5 कह रखे हैं, 5, आपने 4 ही बोला है, लेकिन एनसीईआरटी बोल रही है फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों, देखो आपने कितने बोला है, 4 ही बोला है। एनसीईआरटी कह रही है भैया 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बनी होती है फ्लोएम कोशिकाएं। नंबर 1 चालनी कोशिकाएं, अभी बताया था ना, चालनी नलिका बोल दो या कोशिका बोल दो। चालनी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, चालनी नलिकाओं में या चालनी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। नंबर 2, सॉरी, चालनी कोशिकाएं, दूसरा चालनी नलिकाएं। एक मिनट देख लेते हैं, चालनी नलिकाएं है, ठीक है, चालनी नलिकाएं है, चालनी कोशिका अलग दे रखी है इन्होंने, सहचर कोशिका, साथी कोशिकाएं तीसरे प्रकार की, ठीक है, फ्लोएम पेरेनकाइमा चौथी प्रकार की, और फ्लोएम रेसे 5वें प्रकार की। इसमें एक चीज नहीं मिली, चालनी कोशिकाएं। चालनी नलिका तो अभी हमने पढ़ा, लेकिन चालनी कोशिका इसमें 5 तरह की बता रखी है भाई, 5 ही मान लेना भाइयों। अब सुनो,
से मिलकर बना होता है। चित्र मैं भी दिखा दूंगा। नंबर 1, चालनी नलिका से शुरू किया इन्होंने। चालनी नलिका पहली पहली पढ़ा रहा हूं। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ज्यादा वर्णन नहीं किया इन्होंने। फ्लोएम रेसे आ गया डायरेक्ट। फ्लोएम रेसे को छोड़कर देखो वही लाइन लिखी है, फ्लोएम कोशिकाएं जो है वो जीवित होती है। सभी कोशिकाएं जीवित है, केवल फ्लोएम। ज्यादा इन्होंने वर्णन नहीं किया है। इन्होंने वर्णन नहीं किया है। फ्लोएम कोशिकाओं का मिलजुल कर एक ही काम है। फ्लोएम कोशिकाएं जो है इन सब का मिलकर एक ही काम है, पौधों में जो पत्तियों में जो भोजन बनता है इसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लिखा है एनसीईआरटी ने कि फ्लोएम रेशे को छोड़ दो, वो मरी हुई कोशिका है, बाकी यहां पर सभी जीवित कोशिकाएं हैं। बाकी सभी यहां पर जीवित कोशिकाएं हैं। और ये इस तरह से एनसीईआरटी नौवीं में जाइलम और फ्लोएम का वर्णन दे रखा है। ये है जाइलम और फ्लोएम का वर्णन। मजा आ जाएगा भाई साहब, इससे ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है। और भी अगर मुझे लगा कि कुछ चीजें और ऐड करानी चाहिए तो मैं कल एक बार और देख लूंगा। बाकी का पादप ऊतक में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आज से थोड़ी लग रहा हूं, पादप ऊतक तो बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। बाकी का एक बार और मैं देख लूंगा। अगर इनमें कुछ मुझे छोटे छोटे को शब्द मिलेंगे अगर बीच में, तो मैं एक बार उनको भी पढ़ाऊंगा। दो दो बार पढ़ाया करूंगा। एक तो एनसीईआरटी को भी खोला करूंगा मेरे भाई। आप नहीं पढ़ोगे मुझे पता है, आप नहीं पढ़ोगे। ये तो मैंने पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी का कल की क्लास में और अगर मुझे कुछ ऐसा मिला तो मैं जरूर वापस से आपको और पढ़ा दूंगा। लेकिन दोस्तों सबसे मेन चीज ये है कि चीजों को जब हम बार बार पढ़ेंगे तो वो चीजें धीरे धीरे कहीं ना कहीं याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं तो आप डाबरा क्लासे यूट्यूब चैनल पे जाइए, जहां पर मैंने सच में ऑब्जेक्टिव टॉपिक बाय क्वेश्चन करा रखे, बहुत सारे क्वेश्चन कराए। और भाई साहब देखो, समझने की कोशिश करिए, बहुत पढ़ना पड़ता है तब जाके। और लास्ट में मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जितना ये लिख रहा हूं ना, मोस्ट मोस्ट ये याद रखना, प्लीज ध्यान रखना, वो चीजें याद रह जाएगी तो भी आपका काम चल जाएगा। ये रहा आपका पादप ऊतक। कल की क्लास में देखिए, पहले मेरा टारगेट है पादप पादप की चीजें पढ़ लेना, है ना। जंतु ऊतक में है, लेकिन अगर कल एक बार मैं जंतु ऊतक पे क्लास लगा दूंगा, लेकिन कल आपको यह बता दूंगा कि हमने जंतु ऊतक पढ़ ली है। देखो, जंतु ऊतक चार तरह के होते हैं। एक है एफिथीलियम, उसके बाद में है संयोजी ऊतक। तो मैं आपको बताऊं, संयोजी ऊतक में तो चलता है पूरा ब्लड, तो पूरा ब्लड पढ़ा दिया। जो देखो, एक तो होता है एपिथीलियम, उपकला ऊतक, उसके बारे में बता दूंगा। दूसरा होता है संयोजी ऊतक, जिसमें ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक दूसरा प्रकार। जंतु ऊतक पढ़ा चुका हूं भाई। जंतु ऊतक में क्या कह रहा हूं, संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब होता है ब्लड, जो कि पढ़ा चुका हूं। दूसरा है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक, तो पेशीय ऊतक मैंने पढ़ा दिया है। हमारी जो मांसपेशियां है वो तीन प्रकार की होती है। पेशियों के प्रकार मैंने पढ़ाया भाई साहब, एक बार जाके जरूर देखना। कंकालीय पेशी, हृदय पेशी, वो बाढ़ तो वो है। उसके बाद में एक है तंत्रिका ऊतक, जिसमें मैंने तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन पढ़ाया। न्यूरॉन 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 चार प्रकार, जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं मेरे भाई, वापस सुनो एक बार। एक तो होता है आपका उपकला ऊतक, इसके बारे में बता दूंगा थोड़ा सा, सुनो। दूसरा प्रकार का है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में एक तो ब्लड चलता है, और एक चलता है हमारी अस्थि, और एक चलती है उपास्थि। ब्लड, अस्थि और उपास्थि, ये संयोजी ऊतक के भाग है। फिर होता है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक
पेशीय ऊतक में हमारी मांसपेशियों के बारे में पढ़ाया जाता है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मसल्स, मांसपेशियां, जाके देख लीजिए। तीसरा चौथा प्रकार का तंत्रिका ऊतक, जिसमें हमारा न्यूरॉन के बारे में बताया जाता है। न्यूरॉन न्यूरॉन तो ये है। हाँ, कल एक क्लास में आपको बता दूंगा, उसमें से अगर कुछ पूछने लगा, बाकी की मैंने जो आपको बता दिया है। मेन जो चीज थी वो थी पादप ऊतक। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे पादप वर्गीकरण। अगला जो पार्ट हमारा आ रहा है वो है पादप वर्गीकरण, जिसमें मैं वीटेकर की पंच जगत प्रणाली पढ़ाऊंगा, और जिसमें मोनेरा, प्रोस्टेटा, फंजाई, कवक, उसमें हमारा पादप वर्गीकरण आ जाएगा और जंतु वर्गीकरण आ जाएगा, है ना। तो धैर्य रखे, पहले एक बार पादप वर्गीकरण और उसके बाद में जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल के बारे में पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, थैंक यू।